गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स। द ऑफिसर्स क्लासेस के करंट अफेयर के नेक्स्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप जुड़े हैं मीनाक्षी श्रीवास्तव के साथ। जैसे कि हमने इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू को कवर अप करा है, अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हमने बिहार के ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू को हमने कवर अप करा। साथ साथ हमने बिहार के बजट की चर्चा की है, बिहार के इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बिहार की चर्चा की है। आज हम बिहार के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू की चर्चा करेंगे, इस वजह से हम आपके साथ जुड़े हैं। तो हमारे साथ क्लासेस में बने रहिएगा ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू आपके कवर अप हो जाए और साथ ही साथ आपका रिवीजन हो जाए। हम जो क्लासेस लेकर आए हैं आपके समक्ष, ये सोचकर नहीं कि हमें आपको नई चीज़ें बतानी है। हमें पता है कि एग्ज़ाम के सिर्फ 11-12 दिन बचे हैं और आपकी स्ट्रैटेजी भी काफ़ी अच्छी है, आपने पढ़ाई भी बहुत अच्छे से की है। लेकिन इस क्लासेस को देने का सबसे मेन मुद्दा ये है और इम्पोर्टेंस ये है कि हम आपके एक बेस्ट रिवीजन के साथ आपसे जुड़ना चाहते हैं, ताकि हम आपको बहुत अच्छे तरीके से बिहार के सारे करंट अफेयर को रिवाइज करा सके। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सुनकर भी समझ में आती है, याद होती है, क्योंकि जो चीज़ें आपके माइंड से स्किप हो गई हो, क्लासेस से जुड़े रहने के बाद आपको ये सारी चीज़ें आपके दोबारा से वो रिमाइंड एंड रिकॉल हो जाएगा। तो चलिए हम उसके साथ जुड़े हैं। बिहार करंट अफेयर के इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू के साथ चर्चा करते हैं। अगर बात करें हम पीके शाही बिहार के नए महाअधिवक्ता, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 13 जनवरी 2023 को बिहार सरकार ने राज्य के पूर्व मंत्री, पटना उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत कुमार शाही को राज्य का नया महाअधिवक्ता नियुक्त किया है। प्रशांत कुमार शाही अब हमारे उच्च न्यायालय के महाअधिवक्ता हैं। इसके पहले जो है वो ललित किशोर जी थे, उनके जगह पे रिप्लेस करके प्रशांत कुमार शाही को लाया गया है। अगर हम ललित किशोर जी की चर्चा करें तो ये पटना हाई कोर्ट में 21वें महाअधिवक्ता के रूप में थे, जो 31 जुलाई 2017 से हमारे हाई कोर्ट के साथ महाअधिवक्ता के तौर पे जुड़े थे। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो प्रशांत कुमार शाही पूर्व में बिहार के महाअधिवक्ता रह चुके हैं। वर्ष 2005 से 2010 तक वे राज्य सरकार के एडवोकेट जनरल रहे थे। इन्हें नीतीश कुमार की सरकार में शिक्षा मंत्री भी बनाया गया था। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है जिसके बारे में आप सभी को पता ही होगा, लेकिन दोबारा से हमने उसको रिकॉल करवा दिया है। तो ये भी एक वीवीआई पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है जो आपके सवाल में पूछे जा सकते हैं। अब उसके आगे की हम चर्चा करते हैं। पटना सिटी में, उसके आगे हम देखते हैं पटना सिटी में प्राचीन पाटलिपुत्र के अवशेष। बिहार राज्य सरकार ने प्राचीन पाटलिपुत्र के अवशेष की खोज करने के लिए ग्राउंड पेट्रेटिंग राडर यानी कि जीपीआर से सर्वे शुरू करवाया है। ये इंपॉर्टेंट है, ग्राउंड पेट्रेटिंग राडर यानी कि जीपीआर से सर्वे शुरू करवाया गया है, जिसमें प्राचीन पाटलिपुत्र के अवशेष मिलने के संकेत मिल रहे हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक अहम मुद्दा है हमारे बिहार के लिए। एक ऐतिहासिक खोज की जा रही है जिसके संकेत मिले हैं। कहाँ मिले हैं? तो आपके ये अवशेष पाटलिपुत्र यानी पटना सिटी में मिले हैं। जीपीआर सर्वे वर्तमान गुलजार बाग के इर्द गिर्द के क्षेत्रों में आईआईटी कानपुर की टीम द्वारा किया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट है कि आईआईटी कानपुर की टीम मिलकर ये सर्वे कर रही है। इस टीम ने बताया है कि गुलजार बाग के इर्द गिर्द 490 बीसी से लेकर 180 बीसी के बीच की ईंट की दीवारों के संकेत मिले हैं। तो ये हमारे लिए एक अच्छा संकेत है कि एक और ऐतिहासिक चीज खोजी जा रही है, एक बहुमूल्य वस्तु खोदी जा रही है जो हमारे बिहार के लिए और अच्छा साबित हो सकती है, और हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ और अच्छा हमारे लिए होगा ही, हमारे लिए एक अच्छा साबित होने जा रहा है। इस सर्वे में 80 सेंटीमीटर से लेकर 2.5 मीटर तक के नीचे अवशेष मिलने के संकेत मिल रहे हैं जो अलग अलग डायरेक्शन में हैं। इसमें बेगम की हवेली और बीएनआर ट्रेनिंग कॉलेज के नीचे भी अवशेष के संकेत मिल रहे हैं। सर्वे में लगी टीम के अनुसार बीएनआर ट्रेनिंग कॉलेज के मैदान के 1 मीटर मल्टी स्ट्रक्चर अवशेष के संकेत मिल रहे हैं। विशेषज्ञों की माने तो एक ऐसी टनल का साक्ष्य मिल रहा है जो गंगा नदी की तरफ जाती होगी। इस सर्वे के 3D प्रोफाइल में मौर्य काल के 1 मीटर से लेकर 3 मीटर तक के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं।
तो मौर्य काल के रिगार्डिंग एक और इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ जुड़ने जा रहा है। बस अब इसके कार्य को पूरा करने की देर है। तो मुझे लगता है कि ये चीज आपके हिस्ट्री से कनेक्ट करके पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस पूछने का तरीका बदल चुका है। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो इंटरकनेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, लाइक अगर हम हिस्टोरिकल ज्योग्राफी की बात करें या जियो पॉलिटिक्स के टॉपिक की बात करें या फिर पॉलिटिकल ज्योग्राफी की बात करें, तो क्वेश्चंस इंटरकनेक्टेड होते हैं। बिहार स्पेशल के साथ और बिहार हिस्ट्री के साथ इस तरह के क्वेश्चंस इंटरकनेक्टेड हो सकते हैं, तो आपको खास ख्याल रखना है इन चीजों का। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। 11 जनवरी 2023 को जर्मनी से मंगाया गया नया 3D डोम स्क्रीन तारामंडल पटना पहुंच गया है। इसमें क्या क्या है तो हम देखते हैं। इसको लगने से जल्द ही पटना के लोगों को तारामंडल में 3D स्क्रीन पर तारों की दुनिया को देखने और समझने का अवसर मिलेगा। पटना के तारामंडल के आधुनिकीकरण की जिम्मेदारी जर्मन कंपनी कार्ल जाइस को दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके सवाल में पूछे जा सकते हैं कि तारामंडल पटना की 3D स्क्रीन में आधुनिकीकरण यानी कि मॉडर्नाइजेशन जो टेक्नोलॉजी का यूज करा जाएगा वो किसके तहत करा जाएगा, तो जर्मन कंपनी कार्ल जाइस के द्वारा। लगभग 34 करोड़ रुपए से आधुनिकीकरण होने से यहाँ सौर मंडल पर बनी वर्ल्ड क्लास फिल्में देख सकेंगे। इसके साथ ही प्रोजेक्ट आरबीजी किरणों को कंप्यूटर के माध्यम से मिश्रित कर 3D शो के लिए वास्तविक रंगों का निर्माण करेगा। अप्रैल 2023 के पहले सप्ताह तक दर्शक यहां नए अंदाज में तारों की दुनिया से रूबरू हो सकेंगे। तो ये और अच्छी बात है कि पर्यटक स्थल बिहार में जो अब तक बने हुए हैं, बहुत सारे पर्यटक स्थल है, बहुत सारे धार्मिक स्थल भी हैं, तो तारामंडल उनमें से एक है। और तारामंडल को अच्छे तरीके से मॉडिफाई करके मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है, एक उच्च तकनीक का प्रयोग करके, हाई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, जो एक अच्छी खबर हमारे बिहार के लिए हो सकती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो हम देख सकते हैं कि देश के 500 आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम में बिहार के 61 प्रखंड शामिल। 10 जनवरी 2023 को केंद्र सरकार ने आकांक्षी जिले कार्यक्रम के तर्ज पर आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके लिए देश के पिछड़े 500 प्रखंड का चयन किया गया है, जिसमें बिहार के 61 प्रखंड शामिल है। अगर पूरे देश के पिछड़े प्रखंडों की बात करेंगे तो उनके आधुनिकीकरण के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए पूरे देश से 500 प्रखंड यानी कि 500 ब्लॉक का चयन किया गया है। जिसमें बिहार की बात करेंगे तो बिहार के टोटल 61 ब्लॉक शामिल हैं। उसके आगे देखें तो विकास के कई पैमाने पर पिछड़े प्रखंड को आगे लाने के लिए शुरू की गई आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत प्रखंडों के चयन के लिए नीति आयोग ने एक मानक तय किया है। प्रखंडों का चयन करने के लिए हिंदी आयोग ने प्रति व्यक्ति आय और जनसंख्या को आधार बनाया गया है, जिसमें प्रति व्यक्ति आय को 75% और जनसंख्या को 25% वेटेज दिया गया है। इसी आधार पर अलग अलग राज्यों से प्रखंड का चयन किया गया है। बिहार के 27 पिछड़े जिलों में से 61 प्रखंड का चयन किया गया है। इस प्रकार आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश से 68, झारखंड से 34 और उड़ीसा व पश्चिम बंगाल से 29 प्रखंड का चयन किया गया है। गौरतलब हो कि वर्ष 2018 में लागू आकांक्षी जिला कार्यक्रम में बिहार के 12 जिले, जिसमें कि कटिहार, बेगूसराय, शेखपुरा, अररिया, खगड़िया, पूर्णिया, औरंगाबाद, बांका, गया, जमुई, मुजफ्फरपुर और नवादा शामिल हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। देश के 3 शीर्ष थानों में बिहार का अरवल महिला थाना शामिल हो चुका है। 5 जनवरी 2023 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के अरवल महिला पुलिस थाना को वर्ष 2022 के लिए देश के शीर्ष 3 थानों में चुना है।
अरवल महिला पुलिस थाने का चयन अनुसंधान व केसे के निष्पादन, अपराध रोकने की पहल, मामलों में आरोप पत्र दायर करने की तेज गति आदि में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर किया गया है। उल्लेखनीय है कि देश के सर्वश्रेष्ठ 3 थानों में उड़ीसा के गंजाम जिले के आस्का थाना, उत्तराखंड का चंपावत जिले का बनवास पुलिस थाना भी शामिल है। 20 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में आयोजित पुलिस महानिदेशकों के सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इन सभी पुलिस थानों के थाना अध्यक्षों को पुरस्कृत किया जाएगा, जिसमें कि हमारा बिहार का अरवल महिला पुलिस थाना, ये इंपॉर्टेंट है, अरवल महिला पुलिस थाना को देश के शीर्ष 3 थानों में रखा गया है। 3 थानों में, यानी कि महिला सशक्तिकरण का एक अच्छा खासा उदाहरण है हमारे बिहार के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं बेगूसराय के 2 रेलवे स्टेशनों का होगा आधुनिकीकरण। अगर हम देखें तो 2 जनवरी 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार रेल मंत्रालय ने स्टेशन के आधुनिकीकरण के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना नाम से एक नई नीति तैयार की है, जिसमें सोनपुर मंडल द्वारा चयनित 15 स्टेशनों की सूची में बिहार के बेगूसराय के 2 स्टेशनों को शामिल किया गया है। इसके आगे देख लेते हैं तो अमृत भारत स्टेशन योजना, ये इस वर्ड से, इस सेंटेंस से आप सभी वाकिफ होंगे कि ये स्टेशन के मॉडर्नाइजेशन में काम करने वाली एक प्रोजेक्ट है, एक संस्था है जो केंद्र द्वारा चलाई जाती है, के तहत बिहार के बरौनी कटिहार रेलखंड पर स्थित लखमीनिया व साहेबपुर कमाल स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित किया जाएगा, जिन्हें विभिन्न प्रकार की उच्च क्षमता वाले नई सुविधाओं की उपलब्धता के साथ साथ पहले से मौजूद सुविधाओं को भी उन्नत किया जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, डोर टू डोर पार्सल प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो 1 जनवरी 2023 को बिहार की राजधानी पटना में आयोजित भारतीय रेलवे और डाक विभाग के अधिकारियों और कारोबारियों की बैठक में बताया गया है कि अब पटना के कारोबारियों को ट्रेन से अपने पार्सल देश के किसी भी कोने में भेजने और प्राप्त करने के लिए रेलवे स्टेशन का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। तो एक आम जनता के लिए एक अच्छी खबर है कि अब उनको बहुत सारे चक्करों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब उनको रेलवे स्टेशन के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए डाक विभाग और भारतीय रेलवे मिलकर डोर टू डोर पार्सल प्रोडक्ट योजना को शुरू करने जा रहा है। अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार डोर टू डोर पार्सल प्रोडक्ट योजना जनवरी के दूसरे सप्ताह में पायलट प्रोजेक्ट के तहत पटना हावड़ा और पटना पुणे रूट पर शुरू होगी। इसके तहत अब पोस्टमैन पार्सल को इस पर दिए गए पते पर पहुंचाएगा या लेने भी जाएगा। इस योजना के तहत पार्सल को बिना टूट फूट के सुरक्षित पहुंचाया जाएगा। इसके लिए डाक विभाग ने बजाज एलियांस बीमा कंपनी के साथ समझौता किया है, जिसके तहत पार्सल के कुल लागत का 30% और जीएसटी प्रीमियम देकर बीमा भी करा सकते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि अब बहुत ज़्यादा हैरान होने की, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब ये डोर टू डोर, जिस तरह आपके नॉर्मल पार्सल आपके घर तक पहुंचाए जाते हैं, अब इन सेवाओं द्वारा भी अब आसानी से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके तहत 100% बीमा का लाभ कारोबारियों को मिलेगा। इसके अलावा कारोबारियों का पार्सल भी बुकिंग स्थान पर 24 से 36 घंटे के बीच पहुंचा दिया जाएगा। सुपर फास्ट सेवा जो भारत सरकार के द्वारा विकसित की गई है और अब वो उसका शुभारंभ होने जा रहा है। इस योजना के तहत 35 से 100 किलो तक पार्सल बुक किया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। कैमूर में खुलेगा वाटर स्पोर्ट्स सेंटर। 28 दिसंबर 2022 को बिहार के कैमूर जिले में पर्यटन विकास को लेकर वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खोलने की तैयारी हो चुकी है। इसे लेकर भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय की ओर से कैमूर जिला प्रशासन को पानी के खेलों के लिए सेंटर बनाने के लिए उपयुक्त बांध स्थल या चौरी नदी के पाट या बड़े घाटों को चयनित करने का निर्देश दिया गया है।
राज्य में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खोलने के संबंध में पानी के खेलों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय की मांग का हवाला देते हुए राज्य सरकार के स्तर से कैमूर, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, सासाराम जिला प्रशासन को पत्र भेजा गया है। गौरतलब है कि कैमूर से सटे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राज्य की झीलों में एक रामगढ़ झील में उत्तर प्रदेश सरकार वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का संचालन कर रही है। वहां पानी के राज्य स्तरीय और राष्ट्र स्तरीय की प्रतियोगिता आयोजित कराई जाती है। अब बहुत जल्द हमारे बिहार में भी इसका शुभारंभ होने जा रहा है। तो हमारे बिहार एक कदम और प्रगतिशील की ओर बढ़ रहा है खेल जगत के क्षेत्र में भी। आइए आगे बढ़ते हैं। कैमूर जिले के करकटगढ़, तेल्हाड़, कुंड, जगदवा डैम समेत पहाड़ी वादियों में कई ऐसे मनोरम जल क्षेत्र हैं जहां लोग विशेष अवसरों समेत वर्ष भर आते जाते रहते हैं। नेक्स्ट की बात करें, नमामि गंगे में अब भूगर्भ जल को भी साफ करने की योजना है, यानी कि भूमिगत जल, ग्राउंड वाटर को भी प्यूरिफाई करने की योजना बन रही है। इसमें हम देखें तो 26 दिसंबर 2022 को बिहार शहरी अवसंरचना विकास निगम राज्य में नमामि गंगे परियोजना के तहत नदियों के साथ ही भूगर्भ जल यानी कि ग्राउंड वाटर को भी स्वच्छ रखने का काम शुरू होगा, जिसके लिए 72 छोटे शहरों का चयन भी कर लिया गया है। इस परियोजना के तहत बिहार के 78 छोटे शहरों के नालों का पानी भी साफ होकर नदियों या तालाबों में गिरेगा। इन शहरों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान बनाने का काम जल्द ही शुरू होगा। बिहार के 16 शहरों में एसटीपी व ड्रेनेज सिस्टम बनाए जाएंगे। अब ये है क्या, इस पे हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। बिहार के 16 शहर में एसटीपी व ड्रेनेज सिस्टम बनाए जाएंगे। बिहार के 16 शहर में जल जमाव व गंदा पानी के निकासी को लेकर 1136 करोड़ की लागत से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी, आपको याद रखना है कि इसका फुल फॉर्म सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान होता है, प्लांट व ड्रेनेज निर्माण को लेकर योजना तैयार की गई है। डीपीआर के मुताबिक किशनगंज, रक्सौल, मोतिहारी शहर में अलग अलग क्षमता के 3 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगेंगे। वहीं जमुई, सहरसा और दरभंगा में 2 एसटीपी लगाए जाएंगे। इसके अलावा राज्य के 5 शहर जिसमें कि आरा, बेतिया, कटिहार, जमालपुर, जोगबनी में सीवरेज नेटवर्क और एसटीपी के लिए डीपीआर निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। ये उन जिलों की बात हो रही है जो हर वर्ष बहुत ज़्यादा वर्षा झेलते हैं और ये बाढ़ पीड़ित इलाके हैं, क्योंकि ये निचले इलाके हैं। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं है, कहीं कहीं इसकी ऊंचाई 25 मीटर है, कहीं कहीं इसकी ऊंचाई 30 से 32 मीटर ही है। निचला स्थान होने की वजह से बाढ़ आने के बाद यहाँ पे जल जमाव की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। सिर्फ ग्रामीण इलाकों में ही नहीं, अगर आप शहरी इलाकों में जाओगे, अर्बन एरिया में भी जाओगे, तो वहाँ भी कम से कम महीने 2 महीने तक जल जमाव की स्थिति बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन के साथ बनी रहती है। आइए, तो ये एक अच्छी शुरुआत है जो कि सरकार के द्वारा करवाई जा रही है। हो सकता है कि आने वाले 2-4 सालों के बाद इससे हमें निजात मिल जाए। राज्य के 16 में से 3 शहर दिगवारा, मनिहारी और तेघड़ा में राज्य के 16 में से 3 शहर दिगवारा, मनिहारी और तेघड़ा में फीकल सेल्स स्लज ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि मानव मल प्रबंधन पर काम होगा। इस प्लांट के जरिए शौचालय टैंक के गाद से जैविक खाद बनाई जाएगी। चलिए, ये भी और अच्छी बात है जो डेवलपमेंट की तरफ धीरे धीरे वो बढ़ रहा है और इन सारे चीज़ों पे भी काम हो रहे हैं। ये इम्पॉर्टेंट आया, राम वृक्ष बेनीपुरी एक महान और एक प्रसिद्ध लेखक हैं, इनकी चर्चा करते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी का स्मारक 20 दिसंबर 2022 को बिहार के मुजफ्फरपुर के बेनीपुरी चेतना समिति न्यास के सचिव डॉक्टर महंत राजीव रंजन दास ने बताया कि बागमती बांध के किनारे बिहार सरकार की ओर से आवंटित जमीन पर राम वृक्ष बेनीपुरी के स्मारक निर्माण के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी है। इनका जन्म 23 दिसंबर 1899 को उनके पैतृक गांव मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव के एक भूमियार ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उसी के आधार पर उनका उपनाम पड़ा है बेनीपुरी।
उनके गांव के नाम पर। राम वृक्ष बेनीपुरी भारत के एक महान विचारक, चिंतक, मनन करने वाले क्रांतिकारी साहित्यकार, पत्रकार और संपादक रह चुके हैं। बिहार का हरित बजट पिछले साल की तुलना में 3.26% कम हुआ। 16 दिसंबर 2022 को बिहार का तीसरा वित्तीय वर्ष 2022 से 23 का हरित बजट शीतकाल सत्र में पेश किया गया। पिछले वर्ष की तुलना में हरित बजट में 3.26% की कमी आई है। हरित बजट के अंतर्गत चिन्हित विभागों की योजनाओं और कार्यक्रम पर बजट आवंटन में कमी आई है, क्योंकि वर्ष 2021-22 में बजट 79,359 करोड़ रुपए था, जो 22-23 में घटकर 79,255 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि कार्यक्रम का कुल बजट आवंटन भी 29,337 करोड़ रुपए से कम होकर 28,380 करोड़ रुपए हो गया है। गौरतलब है कि बिहार देश का पहला ऐसा राज्य है जो हरित बजट पेश कर रहा है। इससे विभागों द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाई जा रही योजनाओं के क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे। बिहार को जल्द ही एक नए रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेस वे की सौगात मिलने जा रही है। रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेस वे। बिहार के रक्सौल से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिए डीपीआर तैयार की जा रही है। एक्सप्रेस वे का निर्माण 2023 में शुरू होगा, यानी कि शुरुआत अब होने वाला है। करीब 695 किलोमीटर लंबी रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेस वे के निर्माण में करीब 54,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 54,000 करोड़। इसके साथ ही इस सड़क को पूरा करने की समय सीमा 2025 तय की गई है। रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेस व बिहार के कई जिलों से होकर झारखंड व पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक पहुंचेगा। तो ट्रांसपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादा अच्छा है। ये एक्सप्रेस वे क्यों बनाए जाते हैं? ताकि आपकी दूरी को वो कम कर सके और आसान बना सके। इस दौरान यह राज्य के करीब 9 जिलों से होकर गुजरेगा। इनमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सारण, पटना, बिहार शरीफ, शेखपुरा, जमुई और बांका शामिल है। इसके बाद यह एक्सप्रेसवे झारखंड में प्रवेश कर सरैयाहाट, नौनीहाट व दुमका से पश्चिम बंगाल के पानागढ़ से हल्दिया पोर्ट चलाया जाएगा। हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस करा है। उम्मीद है मुझे कि आपका एक अच्छा खासा रिवीजन हो गया होगा अभी तक आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के क्लास को हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फिर आपसे मिलते हैं द ऑफिसर्स क्लासेस के साथ। आप हमारे ऑफिसर्स क्लासेस की टीम के साथ बने रहिए, हमारे क्लासेस के साथ बने रहिए, और जो फ्री टेस्ट सीरीज हम प्रोवाइड करवा रहे हैं 69 स्पेशली आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये फ्री टेस्ट सीरीज के मॉक टेस्ट सीरीज को देने से चूकिए मत। हमारे इंस्टीट्यूट आइए, जो कि मैं दोबारा से आपको एड्रेस बता देती हूँ। यहाँ पहुँचने के लिए आपको इनकम टैक्स चौराहा पटना आना पड़ेगा। पटना के इनकम टैक्स चौराहा से आपको लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा। वहाँ से 50 से 70 या 100 कदम की दूरी तक पहुँचते पहुँचते आपको हमारा इंस्टीट्यूट मिल जाएगा। तो आप यहाँ तक पहुँचिए और फ्री टेस्ट सीरीज का आनंद लीजिए। एक बेस्ट टेस्ट सीरीज के साथ हम आपके साथ बने हुए हैं आपके एग्जामिनेशन तक। तो अगले क्लास में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट एंड डू स्टडी हार्ड।